चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रही है सभी को सही? देखो भाई, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि एवरेज का बेसिक नहीं हुआ है और एवरेज में जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या ओड इवन वाले क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। एक आपने बताया था कि एज भी टाइप नहीं हुई है एवरेज में, ठीक है। और क्या क्या टाइप नहीं हुई है वो आप मुझे एक बार बता देना। रजनीश पाठक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो एवरेज में आपका बेसिक नहीं हुआ था, जिसमें आपसे सम ऑफ या एवरेज ऑफ ओड नंबर पूछा जाता है, इवन नंबर पूछा जाता है, नेचुरल नंबर पूछा जाता है, होल नंबर का एवरेज पूछा जाता है। ये सभी इस तरीके क्वेश्चन नहीं हुए थे। आज हम इसमें मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं और आप उन्हें कैसे एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे बेसिक में। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो बच्चे, मान लीजिए आपसे मान लीजिए आपके पास, सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है सम ऑफ नंबर्स, या मैं इसे ऑब्जर्वेशन भी कहूं कि जितने आपको गिवन है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये होगी एक बेसिक सी बात। मान लीजिए एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपके पास ये नंबर है। हो सकता है कि आपको शुरू में लगे कि अरे ये तो मुझे आता है, तो मैं ये क्लास क्यों ले रहा हूं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आप अगर बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चन हुआ कैसे। ठीक है, मान लीजिए ये 5 टर्म है आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कंजिक्यूटिव टर्म है। आपसे पूछा जाए कि इनका आप मुझे एवरेज बताइए, तो आप क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे और टोटल नंबर ऑफ जितने भी 1 2 3 4 5 से इसको भाग दे देंगे। एवरेज में भाई आप यही करेंगे, 3 3 6 4 10 5 15 बटे 5, मतलब 3 इसका एवरेज आ जाएगा। 3 इसका एवरेज आ जाएगा। हाँ बच्चे, पाइप एंड सिस्टम का तुमने क्वेश्चन भेजा था और कल मैंने वो स्लाइड में लगाया भी था क्वेश्चन, लेकिन तुम क्लास में नहीं थे, इसलिए कल मैंने कराया नहीं था। आज उस क्वेश्चन को करा देंगे। रजनीश पाठक, तुमने एक पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन भेजा था, कल स्लाइड में लगाया भी था, कल तुम क्लास में नहीं थे, आज करा देंगे उसे। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्लास के लास्ट में उस वाली स्लाइड से क्वेश्चन करा देंगे। देखो भाई, तो एवरेज आ गया 3। अब बच्चे एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज आपने निकाल लिया 3। एवरेज दरअसल में होता क्या है? एवरेज होता है कि 5 संख्याएं हैं या n संख्याएं हैं, n नंबर की संख्याएं हैं, तो एवरेज का मतलब होता है कि इतना 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 तो इनके हिस्से में आएगा ही। अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज को इन 5 में बांटना है, तो आप किस तरीके से बांटेंगे? तो आप उस चीज को 5 से भाग करके उतना 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 बांट देंगे, मतलब कि किसके हिस्से में कितना आना चाहिए, या इन सभी का जोड़ कि इनमें से किस किस के हिस्से में कितना कितना आना चाहिए। अगर मैं बराबर बराबर बांटू तो वो होता है बच्चे एवरेज। ठीक है, अब देखो ये तो हुई बिल्कुल बेसिक सी बात कि आपको एवरेज निकालना कैसे है। ठीक है, कि आपको 5 टर्म दे दी, 7 टर्म दे दी, 8 टर्म दे दी, आप सम करके निकाल लेंगे। लेकिन अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन किस तरीके से वो बनाता है, ठीक है, और आप करते कैसे हैं, करने का तरीका और किस तरीके से वो बनाता है। मान लीजिए वो आपसे कहता है, क्वेश्चनर या एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके पास 5 लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, आपके पास 5 लगातार संख्याएं हैं जिनका एवरेज या जिनका औसत
उसने दे दिया भाई 31 है, जिनका औसत 31 है। ठीक है, वो आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे बड़ी पूछ सकता है, या सारी की सारी संख्याएं पूछ सकता है। अब बच्चे देखो, इसे करने के दो तरीके हैं, इसे करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है? पहला है कि आप संख्या को मान लो x, लगातार संख्या है तो दूसरी संख्या आपने मान ली x+1। अरे क्या हो रहा है? तीसरी संख्या मान ली आपने x+2, चौथी संख्या मान ली x+4, सॉरी x+3, और पांचवी संख्या मान ली x+4। ये आपने 5 संख्याएं मान ली, इन्हें भाग किया तो उत्तर आना चाहिए 31। ठीक है, इस तरीके से या तो आप जैसे आप 7वीं 8वीं में करते थे वैसे कर लो कि 5x प्लस 3 3 6 4 10 बराबर 31। ये 5 उधर गया, 5 1 5, 5 दिया 15, 5x बराबर 105, x बराबर 105 बटे 5, 5 1 5, 5 दिया 15, 155, 145, 145 बटे 5, 5 1 5 दूनी 10, 5 नीम 45। तो x की वैल्यू आ गई 29, इसकी वैल्यू आ गई 30, इसकी 31, इसकी 32, इसकी 33। ठीक है, आपके पास ये 5 संख्याएं आ गई। एक तो बच्चे हुआ ये तरीका। अब देखो, दूसरे तरीके के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे और फिर समझेंगे। दूसरे तरीके के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे फिर समझेंगे। देखो, मान लो मैं आपसे कहूं कि इन संख्याओं का एवरेज बताइए, तो आप बोल देंगे 5 4 9 15 बटे 5 मतलब के 3। और ध्यान रखिए कि अभी केवल और केवल हम ओड संख्या, ओड नंबर की संख्याओं की बात कर रहे हैं। ओड इन द सेंस कि ये जो टर्म है ओड टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब यह तो 5 रहेंगी, 7 रहेंगी, 9 रहेंगी, मतलब ये जो टर्म है अभी हम ओड की बात कर रहे हैं। सॉरी, मान लीजिए 7 का बोला जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 12 6 18 4 22 25 28 बटे 7, 4 आया। ठीक है, मान लीजिए आपसे 3 का बोला जाए, 3 कौन कौन सी? 30 31 32, इन लगातार 3 संख्याओं का 30 और 30 60 90 93 बटे 3 31। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब यहां पर आप इन तीनों चीजों में, इन तीनों टर्म में, ये जो तीनों हमने प्रैक्टिकल किए हैं, आप इसमें एक चीज कॉमन पाएंगे कि हमेशा एवरेज जो होता है, हमेशा एवरेज जो होता है वो इसकी मिड टर्म आती है। इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 31 आया, मतलब हमेशा हमेशा जो भी एवरेज आता है वो हमेशा इसकी मिड टर्म आएगी। ये जितनी टर्म दी हुई है, अगर ये ओड नंबर में गिवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ओड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1001 है, 999 है, तो जितना भी है हमेशा एवरेज जो आएगा वो हमेशा 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 कितना आएगा? ओड, सॉरी, मिडिल टर्म आएगी। कब? लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि कंसेक्यूटिव हो, कंसेक्यूटिव हो मतलब लगातार चलने वाली हो। लगातार का मतलब हमेशा 1 2 3 4 5 6 नहीं होता है। 21 23 25 27 29 ये भी लगातार है, जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है, जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है या डी जिनका बराबर होता है उन्हें हम कंसेक्यूटिव टर्म्स ही बोलते हैं। समझ गए? तो ये बात समझ आई सभी को कि हमेशा
जब भी आपसे इस तरीके, अब देखो उस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे अप्रोच से कैसे कर सकते थे, उस क्वेश्चन को हम दूसरे अप्रोच से कैसे कर सकते थे। आपको पता है कि मिडिल टर्म 31 है, यानी कि इसका एवरेज 31 दिया हुआ है, 5 कंसेक्यूटिव टर्म बोला है, ठीक है। तो इसमें हम इधर 30 मान लेते, इधर 29 मान लेते, इधर 32 मान लेते, इधर 33 मान लेते, बस इतना ही करना था। ये आप दिमाग में भी सोचते तो भी आ जाता कि सबसे छोटी टर्म 29, सबसे बड़ी टर्म 33, पांचों टर्म ये। तो ये बात समझ आई। ये तो बात थी बच्चे ओड नंबर्स के लिए, ये तो बात थी ओड नंबर्स के लिए, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ओड हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बच्चे इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 2020 के सीपीओ के पेपर में, अभी अभी जो अभी आपका 15-20 दिन पहले ही क्वेश्चन एग्जाम हुआ है सीपीओ का, उसमें यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन भी अगर मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी अगर मैं आपको बता दूं, मतलब नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 291 या 297 करीब था नंबर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बताना चाहूं जो सीपीयू में आया था, तो क्वेश्चन ये था कि 5 ओड टर्म है लगातार, 5 कंसेक्यूटिव ओड टर्म्स, 5 कंसेक्यूटिव ओड टर्म्स, ठीक है, जिसमें 5 कंसेक्यूटिव ओड टर्म्स का एवरेज जो था वो था 291, शायद 291 था या 293 था, शायद 293 था क्वेश्चन में, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव ओड टर्म्स का एवरेज था 293, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा 2020 के सीपीयू में आया है, अभी जो आपका 20 दिन पहले था। अब या तो आप क्या कर सकते थे, या तो आप x मान के कर सकते थे उस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, या तो आप उस क्वेश्चन को x मान के कर सकते थे, या सीधा सीधा आप 293 करते, इधर 295, इधर 297, इधर 291 और इधर 289। आपसे शायद सबसे छोटी टर्म पूछी थी या सबसे बड़ी टर्म पूछी थी उसमें। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है और इसे बच्चा बिना पेन उठाए कर देगा अगर किसी को ये वाला कंसेप्ट याद है। अगर कोई 7वीं 8वीं पढ़ के ही गया है, केवल बिना तैयारी के गया है, तो वो वही x+1 ये मान के और फिर 3 मिनट उसमें खर्च करके तब आंसर निकालेगा। तो बच्चे ये तो थी ओड की बात। अब आ जाते हैं अपने इवन पर। जिस बच्चे ने पेपर दिया होगा उसे याद भी होगा, या जो सोल्व कर रहा है उसे भी याद होगा, जो प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहा है, ठीक है। देखो बच्चे अब बात करते हैं इवन की। मान लीजिए आपके पास इवन नंबर टर्म है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो एवरेज आपको निकालना है 4 3 7 3 10/4, 2.5 2 4 6 8 8 और 14 16 20 20/4 कितना 5, ऐसे ही ले लो 40 41 42 43 44 और 45, 2 3 4 5 6 6 चौक 24 240 41 42 43 44 45 55 6 चौक 24 240 तो ये हो गया, प्लस 5 4 9 10 11 12 15 255, 5 5 25, इनका सम क्या होगा भाई, 5 4 9 4 6 200 4 4 4 24 5 4 9 10 6 6 चौक 24 एक गया, 6 दूनी 12 42.5। देखो भाई इसमें भी आप देखेंगे
यहां पर आया 2.5, 2.5 किसके, इनकी जो मिडिल टर्म है। अब देखो ओड नंबर में मिडिल टर्म तो होती नहीं है, बिल्कुल जो दो टर्म मिडिल में होगा उनके बीच का जो नंबर आएगा, जो दो टर्म जो मिडिल में होगा, देखो जैसे यहां पर 4 और 6 है, इनके मिडिल का नंबर क्या होगा 5, तो 5 आएगा। इसका क्या होगा 2.5, और इसका क्या होगा 42 और 43 के बीच का 42.5। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके मिडिल की दो टर्म होती हैं उसके बीच का आता है इवन वाले केस में। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो भाई अब देखो, अब आते हैं उन वाले क्वेश्चन में जिनके एग्जाम में भरमार होती है। सम ऑफ एन टर्म्स, एवरेज ऑफ एन टर्म्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर, एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन इंटीजर। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन की जो बात होती है। देखो बच्चे, एवरेज आपने सीधा सीधा कंसेप्ट पढ़ा, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपने सीधा सीधा कंसेप्ट पढ़ा। तो अगर आपको एवरेज निकालना है, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको सम पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये है भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का निकालना है। आपको पता है कि नंबर होते हैं 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कहां तक जाएगा एन तक। विशाल भारद्वाज निकालेंगे भाई उसे भी, लगातार 100 ओड नंबर दे दे। ठीक है, लगातार 100 ओड नंबर दे दे, उसका निकालेंगे। ये उसी पर आ रहे हैं, ठीक है, उसी पर आ रहे हैं अभी। 10 मिनट रुको, उसी पर आ रहे हैं अभी। पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का निकालेंगे, फिर इवन का निकालेंगे, और फिर ओड का निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो बस। देखो बच्चे, ये टर्म दे दिया आपको। अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बताना चाहूं, अगर मैं इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बताना चाहूं तो इसका फॉर्मूला हो सकता है एन प्लस 1/2। ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब बच्चे फॉर्मूला इजाद कहां से हुआ, फॉर्मूला बना कहां से, बात आती है यहां पर। केवल इसका प्रूफ करेंगे, बाकी जो आगे के फॉर्मूले होंगे उसका प्रूफ इस क्लास में नहीं करेंगे। किसी को अगर प्रूफ जानना है तो बता दे, उन सभी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड क्लास लगा देंगे प्रूफ्स के लिए। ठीक है, देखो हाल तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, प्रूफ भी, ये प्रूफ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो भाई, क्योंकि आप आगे जब एपी जीपी पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। देखो भाई, टर्म्स क्या क्या होती हैं, ए प्लस डी। चलो बेसिक से लेते हैं। मान लो आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके पास नंबर हैं, ये अप टू कहां तक जा रहे हैं, ये अप टू जा रहे हैं एन तक। मान लीजिए मैं a इक्वल्स टू 1 रखूं, और डी जो होता है डिफरेंस होता है किस किस का, इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। ये डिफरेंस बच्चे हमेशा ही बराबर रहता है कंसेक्यूटिव टर्म्स में। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाला डिफरेंस हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स में बराबर रहता है। तो देखो यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस है 1। ठीक है, अप टू कहां तक जा रहा है, लास्ट टर्म क्या है आपके पास, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है आपके पास n। ठीक है, क्योंकि n तक जा रहा है। तो देखो बच्चे, अगर मैं a को 1 लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं a प्लस डी, क्योंकि a की वैल्यू भी मेरे पास 1 है।
और डी की वैल्यू भी मेरे पास 1 है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 3d। ये चीज मैं लिख सकता हूं कि a को मैं 1 लिख दिया, या 1 को a लिख दिया, चलो 1 को लिख दिया a, 2 को लिख दिया a प्लस डी, 3 को लिख दिया a प्लस 2d, और 4 को लिख दिया a प्लस 3d। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? तो देखो बच्चे, ये जो टर्म है 1 2 3 4, इसमें हमेशा d जो है इस टर्म से एक कम है। d जो है, मान लीजिए 4, अगर मैं 4 की बात करूं तो d यहां पर 3d है। मतलब जो नंबर की वैल्यू आपसे पूछी गई है उससे एक कम की गुना d में करें तो वो वाला नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं बच्चे यहां पर n लिखूं तो मैं क्या n को लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1d। अरे भाई, इसको भी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं a प्लस 4 माइनस 1d। इसको भी तो ऐसे ही लिख रहे हैं a प्लस 3 माइनस 1d। और इसको भी तो ऐसे ही लिख रहे हैं a प्लस 2 माइनस 1d। ये चीज मैं लिख सकता हूं। तो n को मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बात सभी को समझ आनी चाहिए भाई, और आ भी गई होगी, इतने ध्यान से समझाया है। तो देखो बच्चे, अगर मैं अब n टर्म्स की बात करूं तो मेरे पास n टर्म्स जो आ गई वो आ गई a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश 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 कहां तक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गई बच्चे मेरे पास n टर्म्स। ठीक है, अब बच्चे देखो, अगर मैं इसका सम करूं, अगर मैं इसका सम करूं तो सम मेरे पास क्या आएगा? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d डैश 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 डैश, कितना आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आएगा सम। अब एक बात और समझो बच्चे, इधर एक छोटी सी बात और समझो। मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखूं मैं, उसकी बराबर कितनी? 6 वैल्यू। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 3 प्लस 2 प्लस 1, तो भी तो वैल्यू 6 ही आएगी। मतलब मैं प्लस में उसे किसी भी ऑर्डर में लिखूं, अगर मुझे वैल्यू को जोड़ना है तो मैं उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिखूं, उसकी वैल्यू सेम ही तो रहती है, चाहे मैं आगे से शुरुआत करूं चाहे पीछे से शुरुआत करूं, वैल्यू हमेशा क्या रहती है? वैल्यू रहती है बच्चे सेम। तो देखो, ये हुआ सम 1। अगर मैं सम 2 लिखूं, अगर मैं यहां पर सम 2 लिखूं और मैं उधर करूं a प्लस n माइनस 1 डी प्लस, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? इससे पहले वाली टर्म होगी a प्लस n माइनस 2 डी डैश 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 करते करते कहां तक जाएगी? a तक जाएगी। ठीक है भाई, इस चीज को रफ कर रहे हैं हम। ये हुई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये हुई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो ये आएगा 2 सम। देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, यहां पर ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म अभी हमने चलो लिखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको और इसको जब मैं ऐड करूंगा, a प्लस n माइनस 1 डी को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2a प्लस n माइनस 1 डी के बराबर प्लस। अब मैं दूसरी टर्म को ऐड करूंगा। अब मैं कर रहा हूं ऐड a प्लस डी को किससे? a प्लस n माइनस 2d से। अब मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, इसको और इसको, तो ये आ जाएगा मेरा 2a प्लस डी प्लस 2n माइनस 2d।
2a प्लस एन डी, डी एन आएगा यहां पर, डी एन। तो देखो यहां से मैं इसे माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा मेरे पास एन डी माइनस डी, डी मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो ये आएगा मेरा 2a प्लस एन माइनस वन डी। इसकी भी वैल्यू बच्चे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही आएगी, इसकी भी वैल्यू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगी। मैं यहां पर रख देता हूं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही वैल्यू आएगी। सिमिलरली ऐसे ही सभी की वैल्यू ऐसे ही एन टर्म की जो वैल्यू आएगी सम करके वो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही आएगी। सभी की वैल्यू आएगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सभी की वैल्यू ये आएगी। अब देखो बच्चे जब यही वैल्यू सभी की आनी है एन टर्म्स की, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि एन की मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस वन डी से, इसको मैं पूरे को ये लिख सकता हूं। यहां तक समझ आया भाई? देखो सभी की वैल्यू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगी सभी की। अब मान लीजिए चार टर्म की वैल्यू तीन आए, चार सभी की टर्म की वैल्यू तीन आए, तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन हो तो आप उसे चार गुना तीन कर सकते हैं। सिमिलरली जब n टर्म्स की वैल्यू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आई तो मैंने क्या किया, n मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दिया मैंने। तो इधर आया 2 इंटू सम n इंटू, अब बच्चे यहां पर a की वैल्यू आपने क्या मानी थी, a की वैल्यू आपने मानी थी 1, या 1 को आपने माना था a, तो यहां पर रख दिया 1, तो 1 रखा 2 प्लस n माइनस वन, ठीक है, 2 इंटू एन माइनस वन, और डी की वैल्यू भी आपने क्या मानी थी 1, ठीक है। चलो अब ओपन कर लो, 2 सम बराबर n इंटू 2 प्लस एन माइनस वन, अंदर मल्टीप्लिकेशन करे पूरा खोल लिया तो 2 सम बराबर n इंटू एन माइनस वन, दो में से एक गया एक, n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। अब सम बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, यही आपका फॉर्मूला था। तो जब भी आपसे कभी पूछे, जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछे, देखो इसी वजह से मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा था कि प्रूफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, प्रूफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको प्रूफ याद भी नहीं करना है, आपको बस जब भी आपसे पूछे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जब भी आपसे पूछे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आपको याद रहना चाहिए n n प्लस वन बाय टू। बच्चे ये सम है, एवरेज नहीं है, ये सम है, एवरेज नहीं है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चे हम फॉर्मूले पर। अब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिख देते हैं। पहला सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n n प्लस वन बाय टू। दूसरा सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, n n प्लस वन होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, n स्क्वायर होता है। फॉर्मूले साथ के साथ उतारते जाना भाई, फॉर्मूले साथ के साथ उतारते जाना। सम ऑफ फर्स्ट n
होल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर आपको पता होगा कितना होता है, जो जीरो से शुरू होते हैं, एन 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 माइनस वन बटे दो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बटे छ। स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इस तरीके की जो टर्म आती है, ठीक है, इस तरीके की जो टर्म आती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर मतलब दो, सॉरी स्क्वायर की बात चल रही है, दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, इस तरीके के जो आते हैं उनकी बात चल रही है। ये होता है आपका टू एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बटे तीन। ये उतार लिए भाई। हाँ भाई ये उतार लिए। अगर ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं या ये वाले फॉर्मूले आपने नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी से। और इन बेसिक क्वेश्चन पे सीधे सीधे, इन बेसिक फॉर्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बताओ भाई, अगर आपने ये सब, ये छह फॉर्मूले नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, आगे के फॉर्मूले लिखते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पर आप ऐप में स्क्रीनशॉट ले नहीं पाएंगे, आप ऐप में स्क्रीनशॉट ले नहीं पाएंगे। शशि ने भी नोट कर लिए हैं, सौरभ ने भी नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन लगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पेन बहुत खराब चल रहा है ये, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर एन, टू एन माइनस वन, एन माइनस वन, टू एन प्लस वन, एन माइनस वन अपॉन थ्री। ये होता है एन टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन अपॉन थ्री। सम ऑफ क्यूब्स, अगर क्यूब की बात करें ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्या होता है आपके पास, एन एन प्लस वन का चार। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है आपके पास एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे चार। क्यूब्स ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर।
अगर इवन नेचुरल नंबर के क्यूब की बात करें तो 2n² n+1 का होल स्क्वायर होता है। इसी में अगर मैं ओड की बात करूं, इसी में अगर मैं ओड की बात करूं, क्यूब के ओड की बात करूं, n², 2n² -1। चलो भाई, ये है आपके कुछ स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले। इन पर बच्चे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। इन फॉर्मूलों को याद करना है। प्रूफ, इन फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो पहले वाले फॉर्मूले से भी बहुत बड़ा प्रूफ है इनका। और चिंता नहीं करना, जब हम एपीजीपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हम पढ़ेंगे, तब ये वाले फॉर्मूले देख लेंगे एक बार, ठीक है। इन वाले फॉर्मूले का यूज एपीजीपी में बहुत ज्यादा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एवरेज में यूज होता है, एवरेज में भी यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और बच्चे ये सारे सम हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पर, बेसिक क्वेश्चन एवरेज के किस तरीके से आते हैं। ये नोट कर लिया ना भाई सभी ने? चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, एवरेज का बेसिक क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ obtained in an examination by 8 student was 51 and by 9 other student was 68. The average mark of all 17 students. बताओ भाई। साठ। सारा हसन का आंसर आया 60, 60। नीतू कुमारी का आंसर भी 60 आया। ठीक है, तो भैया आप ये तो आप निकाल ही लेंगे आप। एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑब्टेन एग्जाम बाय 8 स्टूडेंट के 51 है, तो सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ मार्क्स 8 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 8 गुना 51 और मार्क सम ऑफ 9 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 9 गुना 68। ठीक है, इसको और इसको दोनों को सोल्व करना। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 इधर से आया, 8 निम 72 का 2 का 7, 6 निम्मा 54 और 7 61 बटे 17 10 2 10 1020 बटे 17 17 छिक्का 60 आया। चलो भैया रहा, द एवरेज इनकम ऑफ 40 पर्सन इज 4200 एंड दैट ऑफ एन अनदर 35% इज 4000। द एवरेज इनकम ऑफ द होल ग्रुप।
बताओ भाई, जल्दी जल्दी सोल्व करते रहा करो। अरे बताओ भाई। 30800 अपॉन 75। अबे सोल्व करके बताओ, ए बी सी डी। वहां पर ये थोड़ी ना लिख के आओगे। सोल्व करके बताओ कितना आया। सी। 40% की एवरेज इनकम दी हुई है 4200। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 40 गुना 4200, 4 चौक 16, 168। और 35% की दी हुई है कितनी, 4000। 35 नहीं 70, 140। टोटल इनकम जोड़ दो, 0008, 6 4 10 की 03 बटे किससे करना है, 75 से। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5, 5 5 25, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 00। फिर से 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 दो 5, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 से तो पूरा नहीं कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 0, 3 छंग 18, 2 गया। सी ऑप्शन आ रहा है, सी। सॉरी। तीन संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग के एक चौथाई है, प्रथम संख्या क्या है। पैंतालीस। देख लो भाई, तीन संख्याएं हैं, औसत 60 दिया हुआ है, तो सम हो जाएगा 36 18 180। पहली संख्या 1/4 है किसका, 180 का। 45 दूनी 90 दूनी 180, 45। देखा, तुम सब कितने होशियार हो, तुरंत आंसर दे देते हो।
बताओ भाई बताओ। ए 4500। 4500। देखो भाई कह रहा है कि ये कंपनी प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। हाउ मच आइटम इट मच produce an average per month over the next 9 months to get average 4375 item per month over the whole year। मतलब पूरे 12 साल की बात कर रहा है ये। मतलब पूरे 12 साल में इतना एवरेज आना चाहिए, जबकि वो पहले 3 महीने उसने इतने ही आइटम बनाए हैं पर मंथ। ठीक है, तो देखो भाई उसने फर्स्ट 3 मंथ टोटल आइटम कितने बनाए होंगे? फर्स्ट 3 मंथ टोटल आइटम। पेन यार छोड़, रुको भाई पेन ढूंढ लेते हैं दूसरा। तो 3 महीने बनाए होंगे और हर महीने 4000 बनाता था वो। तो उसने पहले 3 महीने में 12,000 आइटम्स बनाए होंगे। अब वो कह रहा है कि एवरेज पूरे होल ईयर का ये होना चाहिए, पूरे होल ईयर का एवरेज 4375 होना चाहिए। तो उसे टोटल आइटम बनाने कितने चाहिए थे? टोटल आइटम इन होल ईयर 4375 की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं 12 में करूं तो उसे पूरे होल ईयर में इतने आइटम बना देने चाहिए थे। ठीक है, कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 12 525 ठीक है भाई, यही आया। 12 पंजे 60, 60 6 गया, 12 चलो। अब रिमेनिंग आइटम फॉर 9 मंथ के लिए कितना बचा? 9 मंथ 5250 में से 12,000 घटा दिए, 00504। इतने आइटम उसे 9 महीने में बनाने हैं। तो इतने आइटम उसे 9 महीने में बनाने हैं तो पर मंथ उसे कितने बनाने पड़ेंगे? 9 1 9, 9 36, 5 9 45, 0 0 4500। 4500 आइटम। सॉरी, गला खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 0.75 kg when one student is 35 kg replaced by the new student, weight of the new student is। बताओ भाई। 50।
देख लो भाई, देखो बच्चे, वो कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 0.75 kg व्हेन वन स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड बाय 35 kg। देखो तो कुछ ना कुछ सम रहा होगा पहले सभी का, ठीक है, कुछ ना कुछ पहले सभी का सम रहा होगा, और जब उसे 20 से डिवाइड किया होगा तो कुछ ना कुछ एवरेज भी आया होगा बच्चे, कुछ ना कुछ एवरेज भी आया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एवरेज भी आया होगा। तो अगर मैं सम को एवरेज इंटू 20 कर दूं, अगर मैं सम को एवरेज इंटू 20 कर दूं, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए होंगे, पहले पहले बराबर होंगे ये चीजें ठीक है। अब देखो बच्चे, अब वो कह रहा है, ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, अब वो कह रहा है कि एक नया बच्चा ऐड किया, एक उसने मान लीजिए हमने x kg ऐड किया, ठीक है, एक नया बच्चा हमने उसमें ऐड किया और 35 किलो रिप्लेस किया था। देखो नए बच्चे का जो वजन है अब 0.75 बढ़ रहा है, ठीक है, 0.75 बढ़ रहा है, तो x ऐड किया और उसमें से कितना रिप्लेस किया था, 35। मान लीजिए x का वजन कुछ भी हो, x का वजन कुछ भी हो, अगर हम वहां से 35 रिप्लेस करेंगे ही नहीं, तो वो कह ही रहा है कि 35 को आपने रिप्लेस कर दिया है, मतलब 35 वजन तो आपने उसमें से घटाया है। और जब 20 बच्चों का एवरेज निकालते हैं तो सभी पर कितना कितना एवरेज बढ़ता है, इतना इतना एवरेज सभी पर बढ़ता है, ठीक है। सोल्व कर लो अब इसे, x माइनस 35 बराबर 20 गुना 0.75, तो ये आ गया 15, x माइनस 35 बराबर 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, यानी x जो था वो 50 kg का था। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स, ये क्वेश्चन भी आप कर ही लेंगे भाई। 30 रिजल्ट का एवरेज निकाल लो पहले, 30 30 रिजल्ट्स का कितना है, 30 गुना 20 600, और अगर 20 की बात करें तो 20 रिजल्ट्स की बात करें तो 30 आया है, 20 गुना 30 ये भी 600, तो टोटल हुआ 1200, और टोटल एवरेज निकालना है आपको 1200 बटे 20 प्लस 30 या 30 प्लस 20 बटे 50, 5 5 5 दूनी 10 5 24 24 आया भाई। The average of 5 consecutive odd number is 27. What is the product of first and the last number? देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उस तरीके का ही क्वेश्चन है। सात सौ तेरह। देखो भाई 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है जिनका एवरेज 27 है, तो इस तरफ 29 होगा, इस तरफ 31 होगा, इस तरफ 25 होगा और इस तरफ 23 होगा। पहले और लास्ट वाले का पूछ रहा है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं है यहां पर मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। 3 एकम 3, यूनिट प्लेस देख लो, केवल और केवल सी ऑप्शन में यूनिट प्लेस है, केवल और केवल सी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 3 है, तो पूरी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं थी।
आपको पता है कि पहला नंबर 23 है, लास्ट का नंबर 31 है, और आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में देखो 23 गुना 31 जब आप करोगे तो आप पहले देखोगे एक, तीन एकम तीन, तो यूनिट प्लेस पर तो तीन ही आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब भी आप करें, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे ना, तो आप पहले ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि किसी में ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही टर्म ऐसी हो जिसमें यूनिट प्लेस पर तीन हो। अगर ऐसा है तो उसी पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि किसी और का मतलब ही नहीं बैठता है कि उसमें तीन आए। 725, देखो 725, 725 कैसे आएगा भाई? अच्छा, आपने ऐसे कर दिया होगा है, 27, इधर 26, इधर 25, इधर 28 और इधर 29, ऐसे कर दिया क्या? हाँ, आपने ऐसे ही कर दिया, 25 गुना 29। पर बच्चे देखो, वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। उसने ये बात सीधी सीधी बोली है कि वो यहां पर कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स की बात कर रहा है। ये सब क्वेश्चन कहां से मिलेगा बच्चे? ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा लो, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो बच्चे, ये तो गलत था। क्यों? क्योंकि वो बोल ही रहा है कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स, विषम संख्याओं का कंजिक्यूटिव बोल रहा है वो। तो यहां पर देखो 26 तो इवन आ गई, यहां पर 28 भी इवन आ गई, तो ये तो इसमें आ ही नहीं सकता है। What is the average of cube of first 13 natural number? बताओ भाई। What is the average of cube of first 13 natural number? फॉर्मूला आपको पीछे लिखवाया हुआ है, 1217.25, 637। और बताओ भाई, और कोई? 8281। चलो भाई, अभी तक तीन आंसर आए हैं, तीनों अलग अलग आए हैं। ऑप्शन मैंने रफ कर दिए हैं।
देखो भाई, सम क्या होता है? क्यूब, एन स्क्वायर, एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये होता है सम। एन कितना है? 13 है। 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर बटे 4, ये होता है आपका 169, ये होता है 196 अपॉन 4। 4 से इसे काटूंगा, मतलब 4 चौक 16, 4 निमा 36, 169 इंटू 49। ठीक है, तो ये आपका आएगा 8281, और एक बच्चे ने 8281 आंसर दिया है। ठीक है, अब देखो मैंने ऑप्शन किस वजह से रफ किए थे? मैंने ऑप्शन इसी वजह से रफ किए थे क्योंकि जब मैं फॉर्मूले लिखवा रहा था तो तब मैंने पूरे आराम आराम से बहुत तेज तेज बोलकर ये बात कही थी कि ये बच्चे, ये हमेशा ये जो आता है ये सम आता है, ये आता है आपका सम, जबकि एवरेज जो होता है आपका, जबकि एवरेज जो होता है वो होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका होता है एवरेज। तो आपने ये तो निकाल लिया, और हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 8281 भी मिल जाए। तो जो बच्चे, जिस बच्चे ने 8281 दिया है, या एक बच्चे ने 56953821, शाबाश, बहुत बढ़िया कुमार सौरभ, बहुत ही बढ़िया भाई, ये आंसर आया सबसे जबरदस्त, 56953821। तो 8281 अपॉन 13 78, तो आंसर आएगा 637। ये आंसर बड़ा ही खतरनाक आया, 56953821। समझ गए? तो 637 इसका आंसर आएगा। गलती से टाइप हो गया, हो हुआ। अरे तो 8281 तो फिर भी तुम टाइप कर ही रहे थे, 8281 तो टाइप कर ही रहे थे। बताओ, द एवरेज ऑफ 29 consecutive even integers is 60, the highest of these integers is। देखो भाई, ये थे एवरेज के बेसिक। बताओ एवरेज में और क्या क्या बचा हुआ है? कल बच्चे बता रहे थे कि एक तो एज बचा हुआ है, ठीक है, और बताओ और क्या क्या बचा हुआ है? एक तो एज बचा हुआ था, बाकी क्या बचा हुआ है? एट्टी एट। 88 रजनीश पाठक। चलो भाई देख लो। देखो भाई, 29 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 60 है, ठीक है, मतलब एक से लेकर 29 तक इनका एवरेज देखें तो 60 है। तो देखो बच्चे, एक से लेकर 29 तक, तो देखो हाफ, मतलब आपको पता है कि हाफ वाले का एवरेज 60 आता है, मतलब 14 इस तरफ टर्म रहेंगी और 14 इस तरफ टर्म रहेंगी, 14 14 28, और ये होगी 15th टर्म, ये होगी 15
टर्म, ठीक है। 15वीं टर्म होगी 60, 14 इस तरफ है और 14 ही इस तरफ है। अब वो हाईएस्ट पूछ रहा है आपसे, ये वाली टर्म पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 60 प्लस 2 गुना 14, 60 प्लस 28, तो 88 आएगी आपकी हाईएस्ट टर्म। क्योंकि आपसे इवन पूछ रहा है डीआई कब होगा, डीआई करा देंगे भाई, डीआई नेक्स्ट वीक में डीआई करा देंगे आपका, ठीक है। डीआई तो आपका एडवांस का है ना, डीआई करा देंगे यार, नेक्स्ट वीक डीआई करा देंगे। एज बचा आपका, एक बच्चे ने कल रेस के लिए बोला था, रेस। और बताओ, एज है, रेस है, एक डीआई हो गया, और कोई टॉपिक? फिर बताएं सर। देखो, आपको पता है कि एवरेज हमेशा होता है मिडिल टर्म, एवरेज होता है हमेशा मिडिल टर्म। ओड नंबर्स क्या होता है, ओड टर्म्स क्या होता है, मिडिल टर्म होती है, ठीक है। मिडिल टर्म आप कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म आप कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म आप निकालते हैं n+1/2। n यहां पर 29 है, प्लस 1/2 मतलब 15, मतलब यहां पर जो 15th टर्म होगी, 15th टर्म जो होगी उसकी वैल्यू होगी बच्चे 60। तो 15 से आगे 29th टर्म तक है, तो यानी कि 14 टर्म आपकी इस तरफ बची, और यहां पर पहली टर्म तक जाने के लिए 14 टर्म आपकी इस तरफ बची, ठीक है। 14 टर्म आपकी इस तरफ बची, 14 टर्म आपकी बची, 14 + 14 28, प्लस एक 15 टर्म आपके पास आ गई, टोटल 29 टर्म, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि टोटल 29 टर्म थी। आपको पता है कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म आपने निकाल ली, आपकी 15 टर्म जो आई वो आई 16। अब बच्चे देखो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भी एवरेज होता है, हाँ। देखो भाई, ठीक है, ये होता है। अब देखो, आपको पता है, देखो अब यहां पर देखो 14 टर्म इससे आगे लगनी है, लेकिन वो क्या होनी है, वो 14 टर्म बच्चे कितनी होनी है, वो होनी है हमेशा इवन। तो देखो, इवन हमेशा होता है 2 × n, मतलब किसी भी संख्या की अगर आप 2 से गुना कर देंगे, अगर आप किसी भी संख्या की 2 से गुना कर देंगे तो वो आपका इवन टर्म ही होता है। किसी भी संख्या की आप 2 से गुना कर देंगे तो आपका इवन टर्म होता है। और अगर मैं बात करूं 2n-1, 2n-1 ये हमेशा आपका ओड होता है, 2n-1 ये आपका हमेशा ओड होता है। फर्स्ट नंबर n, लास्ट नंबर n+56n प्लस n+56/2 बराबर 60। क्या लिख रहे हो भाई, ठीक है भाई, ये बात समझ आई, ओड और इवन। तो देखो, आपके आगे की एन टर्म आपको गिवन है 14, तो आप कर देंगे 60 प्लस आगे की आपको हाईएस्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म निकालनी है, तो 14 टर्म क्या होगी आपकी, यही होगी 2 × 14, तो आपकी आएगी 88 आंसर। ठीक है, मिडिल टर्म निकालना सब कुछ बता दिया है।
और क्वेश्चन कराएंगे भाई। अब यार क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, सही है, मेरा भी थोड़ा सा काम रहता है। और क्वेश्चन होंगे इसमें, अभी ये खत्म नहीं हुआ है एवरेज अभी आपका, इसमें एज बचा हुआ है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन है, करेंगे उन्हें, ठीक है। आपका खत्म नहीं हुआ। रजनीश पाठक है क्या क्लास में भाई? रजनीश पाठक क्लास में है क्या? बुक उठा लो यार, कोई भी क्वेश्चन कर जाओ, कर लगने। अच्छा यार, मेरा फोन अभी बाहर रखा हुआ है, चार्जिंग पे लगा हुआ है, मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है विशाल, मैं बाद में देख लूंगा। वैसे आप सही बोल रहे थे कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। देखो भाई तुम्हारे वाला क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन? अब यार वो क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। एवरेज का ही आज का क्वेश्चन है। अच्छा ये था भाई, ये वाला क्वेश्चन था ना भाई। देखो ये था, टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, ए टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स, वन पाइप फिल द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन द अदर, हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक। ये क्वेश्चन था। दो पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है, बताइए तेजी से भरने वाला पाइप कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप इसी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, देखिए मान लीजिए एक टैंक, एक पाइप आपने माना ए, वो कितने घंटे में भरता है,
वो x घंटे में भर देता है भाई, ठीक है। एक b पाइप है, उससे 10 घंटे कम लेता है, मतलब x माइनस 10 घंटे लेता है, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे, आप यहां से निकाल लेंगे बच्चे पाइप की कैपेसिटी। आप यहां से निकाल लेंगे पाइप की कैपेसिटी कितनी हुई, x माइनस 10, ठीक है। तो एक ए पाइप की एफिशिएंसी कितनी हुई, x माइनस 10, और बी पाइप की एफिशिएंसी हुई x। अब बच्चे बहुत ध्यान से देखते रहना। अब देखो आपको पता होगा कि टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और पाइप के केस में अगर देखें तो कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम, 20 घंटे। शाबाश। देखो अगर अब मैं इसको करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं कि x माइनस 10 और इन दोनों की एफिशिएंसी x माइनस 10 ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं किस, क्या गिवन है कि ये 12 घंटे में भर देते हैं दोनों। अब कुछ नहीं करना था, अब यहां से आपको कुछ भी नहीं करना था, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी थी। तो ये बना 12x माइनस 120 प्लस 12x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 12 12 24x माइनस 120 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 120 बराबर 0। 24 10 34x 34x, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस का 120 बराबर 0। अब देखो आप यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लो, तो आपको पता है 3 चौक 12 30x और माइनस का 4x प्लस का 120। हिंदी वाला पार्ट में रफ कर रहा हूं। ऑप्शन भी 20 15 18 12 हैं, कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 30x एक साथ माइनस का 4x, माइनस कॉमन ले लिया, 4x माइनस का 120 एक तरफ 0। यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 30, यहां से माइनस का 4 लिया, x माइनस 30। तो x बराबर आएगा 4 और x बराबर आएगा 30। अब देखो बच्चे x तो 4 हो ही नहीं सकता, अगर x 4 हो जाएगा तो जो b की वैल्यू है वो तो माइनस में आ जाएगी। अगर x को आप 4 रख देंगे तो जो b की वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप x मान के चलेंगे 30, आप x मान के चलेंगे 30, और जो जल्दी भरने वाला पाइप था वो था b, x माइनस 10। तो 30 माइनस 10 की बात करेंगे तो वो आएगा आपका 20, ठीक है। बस यही हिस्सा समझने वाला था, यही हिस्सा समझने वाला था। आ गया भाई रजनीश पाठक, समझ में आ गया। और आप इसको प्लस मानकर भी कर सकते हैं, आप इसको जरूरी नहीं है कि x माइनस 10 से ही करना है, आप इसको x प्लस 10 से भी कर सकते हैं, तब आपका सीधा सीधा x की वैल्यू ही 20 आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको x माइनस 10 मान के ही चलना है, आप x प्लस 10 मानकर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आ गया भाई समझ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी थी। और बच्चे देखो ये तो था पूरा सोल्व करने का कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और फिर सोल्व किया। बेहतर रहेगा कि आप बच्चे इसी इक्वेशन से
आप बच्चे इसी इक्वेशन से जो ऑप्शन है ना वो पुट कर करके देख लें, इतना सारा करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इसी वाली इक्वेशन में वो ऑप्शन पुट करके देख लेंगे और जो भी ऑप्शन इस 12 को सेटिस्फाई कर जाए, जो भी ऑप्शन इस 12 को सेटिस्फाई कर जाए उसे ही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत, ये तो मैंने इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की है ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आपने बोला था कि सर मुझे कंसेप्ट समझना है। तो बच्चे कंसेप्ट होता है ये पूरा, पर बाकी अगर आपको आंसर ही निकालना है तो आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑप्शन पुट करके देख लें और ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो, देखो अपनी तरफ से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट है, प्रैक्टिस बची है, प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो क्लास और टाइम एंड वर्क की। बाकी पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क बिल्कुल कंप्लीट है। तो किसी का कोई डाउट हो तो क्वेश्चन भेज दे डाउट क्लास, या इसी तरीके से क्लास के एंड में वो वाला डाउट सोल्व हो जाएगा। बाकी एवरेज चल रही है, नेक्स्ट क्लास से एवरेज में एज पढ़ेंगे। चलो तो फिर भाई अपना ध्यान रखो, और कल संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है, और पॉसिबल है कि मंडे भी क्लास ना हो। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी संडे, और मंडे भी क्लास ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज मिल जाएगा मंडे का। बाकी ट्यूसडे से फिर से रेगुलर क्लास होगी। चलो तो ठीक है भाई।